फरीहा इदरीस। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस का जैसे कल आगाज हुआ था, आज दूसरा रोज था। ताहिम कल की तकरीर के बाद आज ऑपोजिशन इत्तेहाद को होटल दाखिल होने की ही इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त ना मिलने पर शाइख खाकान अब्बासी समेत दीगर रहनुमा ज़बरदस्ती होटल में दाखिल हो गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने की इजाज़त ना मिलने पर सियासी रहनुमाओं ने होटल की रिसेप्शन पर ही खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी। इस मौके पर होटल इंतज़ामिया ने पुलिस को बुला लिया। थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने होटल की मैनेजर से वक़ुआ से मुतालिक बयान जो था वो रिकॉर्ड कर लिया। होटल मैनेजर ने कहा कि ये तमाम अफराद हमारी इजाज़त के बगैर होटल की हदूद में दाखिल हुए हैं। तमाम सियासी रहनुमा भी वहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने कि ये एक्चुअली हॉल पर काबिज हो गए थे। होटल मैनेजर के बयान के बाद अपोजिशन की क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का भी इम्कान है। कल हमारे प्रोग्राम में अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाइख खाकान अब्बासी ने कहा था कि हुकूमत आइन के लफ्ज़ से भी डर रही है। ज़रा देखिए, आपको अब कल कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर दिया गया है। अभी होटल इंतजामिया ने बताया कि वहाँ कुछ लोग आए थे तो उन्होंने कहा जी कि कल आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्या आप इनको इजाजत नहीं दे सकते वरना आप आपको बहुत बंद कर देंगे। और तो इंतजामिया हमारे पास आई थी, हमने कहा जी हमने तो बुकिंग कराई हुई है 2 दिन की, तो आप उनको बताएं जो लोग आए थे कि भाई ये तो एक कमर्शियल मामला है, एक कॉन्फ्रेंस हो गई, आज एक दिन है, कल दूसरा दिन है। बहरहाल वो भी इसरार कर रहे हैं कि नहीं हमें तो बहुत दबाव है। होटल अब आपको वो नहीं देगी जगह? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो फिर आप कॉन्फ्रेंस डिले कर देंगे? कॉन्फ्रेंस हर सूरत में होगी। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे करेंगे? जहाँ भी करनी पड़े, घर में करनी पड़े घर में करें। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर इत्तलात अता तारर ऑपोजिशन को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से रोकने की खबरों की तरदीद करते रहे थे कल। उन्हें भी देखिए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शाइख खाकान अब्बासी ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया, वो भी देखिए। नंबर 1 कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। नंबर 2 कि 8 फरवरी 2024 की धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। नंबर 3 कि मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। नंबर 4 कि हम आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को खत्म करने का मुतालबा करते हैं। नंबर 5 कि आइनी इंसानी हकूक की बेदर। इसी कॉन्फ्रेंस में JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी स्पीच की। उनका कहना था कि ऑपोजिशन को पार्टी मफादात से हटकर कम से कम पॉइंट्स पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। मुल्की हालात की निज़ाकत का एहसास करते हुए तमाम अपोजिशन की जमातों को यहाँ दावत दी है और इसके साथ ये दावत फिक्र भी दी है कि हम पार्टी मफादात से बालातर होकर, ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क के लिए, कौम के लिए सोचें और कम से कम नुकात पे इत्तिफाक करें ताकि एक ऐसा मजबूत मीसाक बन जाए जिस पर चलना भी आसान हो और उसको कामयाब बनाना भी आसान हो। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कल ही कह दिया था कि अब सेकंड डे नहीं हो सकेगी, तो एक ऑल्टरनेट वेन्यू आप लोग तलाश कर सकते थे। ये जो पूरा मनाजर हुए कि अंदर जा गए आप लोग बगैर उनकी मर्जी के, फिर होटल इंतजामिया ने पुलिस को बुला लिया, डू यू थिंक ये ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, इसलिए कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे दे हैड पेड द मनी, they had made the booking, we had extended invitation to everybody for this venue and हमारे लिए आपका क्या ख्याल है 5-6 एवेन्यू पहले हमने चूज किए जहाँ से इन्होंने हमारे वो ख़त्म करा दिए, इन्होंने हमें करने नहीं दिए। तो उसके बाद रात को अगर हम ये इनकी उस पर एग्री कर जाते तो फिर इस्लामाबाद में कोई और था जो हमें वेन्यू देता। हमने एक जगह के पैसे दिए हुए थे, एक जगह बुक कराई हुई थी, तो जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो हाँ करेंगे तो उन्होंने कर लिया। तो इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर एक दिन पहले उसी हॉल में कॉन्फ्रेंस हो सकती है जहाँ पे मीडिया के लोग आए और कुल आके बोले तो ठीक है। जो आप लोग रजिस्टर कराना चाह रहे थे अपने ऑपोजिशन का अलायंस या आप लोगों के जो खदशात, आपके ख्याल से जो हुकूमत ने कदम उठाया उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बड़ा फायदा हुआ जी, बड़ा फायदा हुआ। पता नहीं होते अगर इसानों ना रोक दे तो वो 4 बंदों को पता चलता। अब जब इन्होंने रोका और कल से ये तमाशे इन्होंने शुरू किए, थ्रेड्स और पुलिस और मजिस्ट्रेट, तो आज ड्रामा सुबह, तो उसे हमें फायदा ये हुआ कि सोशल मीडिया आगे पीछे हर आदमी जो है इसको कवर कर रहा था और हमारा मैसेज अगर चंद लोगों तक पहुंचना था तो अब पूरे मुल्क में पहुंच गया और लाउड एंड क्लियर पहुंच गया और इनके हथकंडे भी जो है वो बेनकाब हुए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं हुकूमत को कहूँगा कि बेशक किया आपने चमन कोने में है मगर हमारा फायदा हो गया। राइट। सो इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद बनना शुरू हुआ है, आपको क्या उम्मीद है इससे? क्या आज एजेंडा आया है सामने, कॉन्फ्रेंस आपने खुद कहा कि ज़्यादा रजिस्टर हो गई जितनी होनी थी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
नेक्स्ट है कि हम जिन दोस्तों के साथ इत्तेफाक किया, ये मैं लफ्ज आजकल बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो वी हैव टू शेप अप दिस अलायंस, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग जो भी फॉर्मली अलायंस का हिस्सा नहीं थे, बट दे शोड अप इन दिस कॉन्फ्रेंस टुडे। जिस तरह JUIF वाले हैं, एलानिये में हमारे साथ थे, मगर अगर प्रैक्टिकल चीज़ों में, इत्तेहाद में उनका वो होना, तो वो थे यहाँ पे। हमने जमात इस्लामी के साथ कोशिश कर रहे हैं, बाकी जमातों के साथ, जैसे राजा साहब ने आज वो जो है वो बलूचिस्तान की जमातों की और इधर इनकी बात की। तो रमज़ान के दौरान ये सारी चीज़ें शेप अप करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब की गाइडेंस में आफ्टर रमज़ान, आफ्टर ईद, खान साहब की उसमें जो है वो एक एहतजाज का जो है वो होगा, और उसमें हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर ये इत्तेहाद शेप अप हो जाता है तो अपोजिशन की जमातें और आवाज़ें भी उसका हिस्सा बने। बट मोस्ट प्रॉब्ली तमाम अपोजिशन तो बहुत मुश्किल है, शायद वो लोग सड़कों पे ना आए। इस सूरत में फिर आपका एक अलग अपना एहतजाज होगा या आप उन्हीं के साथ चलेंगे? आप लेट्स से अगर वो कोई और चॉइस देते हैं, जैसे आज महमूद खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब पैगाम लेके जाएं खान साहब के पास और कहें कि हम इस असेंबली में ना जाएं आप लोग, और आप बाहर बैठें और फॉर्म 45 की हुकूमत की असेंबली चलाएं। अच्छा आइडिया है, बट खान साहब तक पहुंच जाएगा, वो डिसाइड कर लेंगे एंड देन वी विल बी ऑन फॉर इट। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जब अलायंसेस बन जाते हैं तो एक सर्टेन कमिटमेंट होती है और उस पर आपको बिल्कुल अलायंसेस के पाबंद होते हैं आप। मगर हमारे एहतजाज के हवाले से तो फैसला खान साहब करेंगे। ऑब्वियसली खान साहब की नुमाइंदगी होगी इस अलायंस के अंदर जो भी होगी। तो जब ये शेप अप हो जाएगा, ऑलरेडी अलायंस मौजूद है, इसमें जो नए दोस्तों को हम शामिल करना चाहते हैं, जिन तक हम पहुंचे हैं, जैसे GDA इंशाल्लाह सून विल बी अनाउंस्ड। दे हैव, हमारे लोग गए थे, बड़ा वार्म वेलकम किया। 3 दिन से में आपने देखा एक्टिविटी थी, तो वहां उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया कि फॉर द पॉलिसी, फॉर रूल ऑफ लॉ, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फॉर ह्यूमन राइट्स, वी विल फाइट एंड वी आर रेडी टू डू दैट। एक जो खदशा है, और नॉट फॉर इंडिविजुअल, राइट, जो कि कल आई थिंक कॉन्फ्रेंस में कहीं डिस्कस भी हुआ कि PTI तो खुद कहती है ओपनली कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो ही नहीं बात करते। लेट्स से कि किसी मौके पर आपको ऑफर हो जाए तो PTI तो फौरन उधर जाएगी, तो फिर ये जो बाकी तमाम लोग हैं इनका क्या होगा? ये तो उनके नहीं क्या फौरन जाएगी, इमरान खान साहब कह चुके हैं। चलिए फौरन नहीं जाएगी, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी, बट व्हाई वुड यू रिफ्यूज दैट? आहिस्ता देखें, आहिस्ता आहिस्ता जाने के लिए अगर जाना ही है आहिस्ता आहिस्ता, तो खान ने इतना अरसा क्यों जेल में गुजारा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, प्रोपेगेंडास है, एंगेजमेंट्स ऑन एंड ऑफ बीच में होती रही है, वो फॉर सर्टेन इश्यूज पे होती रही है, बट देयर इज नो शेख साहब, ये तो आई एम श्योर के चाहते हैं कि बात हो, और अच्छी बात है। 3 लेटर्स लिखे हैं कौन चाहते हैं? ये तो जगह का PTI रऊफ हसन साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि हम बात ही एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। रऊफ हसन साहब तो पार्टी पॉलिसी पे बात नहीं करते ना, वो काश अकरम पार्टी पॉलिसी पे बात करेगा ना जी। तो ये उनकी अपनी पर्सनल विश है। अब देखें, मैं आपको बता देता हूँ, अब आप ये खुद फैसला कर लें एज एन एंकर कि आर यू गोइंग टू टेक द पॉलिसी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और फ्रॉम एनीबॉडी एल्स इन द पार्टी। जो मैं कह रहा हूँ वो पार्टी पॉलिसी है। ऑब्वियसली खान साहब इस पे बड़ी क्लैरिटी कह चुके हैं, अगर आप मेरी बात ना भी सुने और मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो। वो ये है, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है, बट पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हो सकती है, लाएअमल के हवाले से हो सकती है, मगर हम जाती डील के हवाले से खान हैज मेड इट वेरी क्लियर कि उस पर मैं बिलीव नहीं करता। राइट, सो JI का आपने भी जिक्र किया, हाफिज नईम साहब कह चुके हैं कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल करेंगे, लेकिन लियाकत बलोच साहब ने शिरकत की, तो क्या लग रहा है आपको JI किस हद तक आपके साथ आ सकती है? देखिए, बात यह है कि फेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कुछ लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, कुछ लोग उस इत्तेफाक को इत्तेहाद में शेप करने के लिए आमादा होंगे, कुछ नहीं होंगे। जिसकी जहां तक जो कर सकता है, जो आज हमारे साथ शामिल हुए उनकी बड़ी मेहरबानी, हम तो उस पर भी राजी हैं बड़े। हमें और खुशी हो कि अगर वो इत्तेहाद में भी शामिल हो जाए, पर ये पार्टियों के अपने मामलात हैं। हमारा हक बनता था कि हम अपोजिशन की तमाम आवाजों तक पहुंचे, वी मस्ट रीच टू देम एंड वी रीच आउट। तो वो हमने रीच आउट किया है, हमने उनको आवाज भी दी है। अब यहाँ तक वो पहुंचे हैं, अल्लाह करे आगे तक भी आ जाए। एट द एंड ऑफ द डे ये तो हर पार्टी का अपना फैसला है जी। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, अगर कोई अपना करना चाहता है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते। राइट, सो शेख साहब, रियाज फतियाना साहब से कोई राब्ता है पार्टी का इस वक्त? पार्टी का वो ही इज कमिंग टू द नेशनल असेंबली, ही इज कमिंग टू द नेशनल असेंबली।
क्योंकि ये स्पेकुलेट किया जा रहा है या खबरें हो रही हैं कि शायद उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा ये। नहीं, कोई ग्रुप श्रुप कोई भी नहीं बना सकता। ये जो लोग इमरान खान की तस्वीर पे रूपोशियों के अंदर MNA MP बन गए, आप ये समझती हैं कि उनमें तड है कोई अलग ग्रुप बनाने का? तो जो शेख अफजल मरवत साहब हैं वो फॉर इंस्टेंस खुलकर तनकीद कर रहे हैं PTI के ऊपर। यू नेवर नो कि वो ही अपना कोई ब्लॉक बना दें। आई डोंट थिंक सो कि PTI के किसी आदमी में भी कैपेसिटी अपना अलग ब्लॉक बनाने की। वैसे यू राइट अबाउट दैट इन अ वे, बट बना तो सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। Why should we even discuss that? वो कहते हैं ना, we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. When the time will come, we'll see. But were you surprised शेख अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट सुन के, या आपको लगता था कि उनको ये शिकायतें हैं, अब वो ओपनली कह रहे हैं? I don't know, मैंने वो शिकायतें सुनी नहीं। I don't know what is he complaining about. वो तो बहुत खतरनाक किस्म की बातें कर रहे हैं, काफी ऑड बातें भी कर रहे हैं। लेडीज के हवाले से भी बात की उन्होंने, जो रिजर्व सीट्स पर आती हैं खवातीन, पार्टी के अंदर लड़ाई के बारे में। ही इज वेरी अपसेट। देखिए, एक्सपल्शन नोटिस जब मिल जाते हैं PTI जैसी पार्टीज में, तो बीइंग अपसेट इज नेचुरल, इसमें तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो वो अगर वो किसी की जात पे कोई बात कर रहे हैं तो वो लोग जवाब देंगे। जब PTI एज अ पार्टी पे कोई बात करेगा तो फिर मैं पाबंद हूँ। अगर किसी की जात पे कोई बात कर रहा है तो सब लोग अपना अपना जवाब देने की हैसियत रखते हैं PTI। राइट। सो आपको, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात होती है, एक तासुर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग भी आ जाते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन पंजाब में बहुत सारी वहाँ पे ज़ाहिर कतखन है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे उस तरह से मोमेंटम नहीं बिल्ड हो सका। अब कोई कोशिश की जा रही है तो चेंज करने के लिए? कोशिशें जारी हो रही है। देखें, फसाइयत और सख्ती पंजाब में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। असीरान जेलम में भी है, वो बड़ी तादाद नहीं जितनी KP की है, मगर जेलम जेल में पंजाबी भी हैं जो 26 को आए थे। तो लोग इस फस्तायत, इस डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर जो कि PDM की हुकूमत ने लागू किया हुआ है, जिंदगी सख्त है लोगों के लिए पंजाब में। तो वो जो उनकी कैपेसिटी है पंजाबी वो कर रहा है। देखिए, अपने जहन में रखिएगा, पंजाब के अंदर इधर कैंपेन भी हो रही थी, इधर बहुत बड़े बड़े जलसे शेर अफजल साहब और बाकी लोग कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था। KP के अंदर कुछ सख्ती थी, बट हिम्मत है। इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, इन्होंने भी सीटें निकाली, मगर पंजाब में इतनी शक्ति के बावजूद जब हम कोई जलसा, तस्वीरें पूरा नहीं कर सके, कैंपेन नहीं कर सके, हमने बहुत ज्यादा MNAs की सीटें जीती हकीकी तौर पे। और फिर हकीकी हमारी छीनने के बाद भी जो रहेगी वो भी 60+ सीटें थी। तो पंजाबी का एक अपना मिजाज है एहतजाज का भी, पंजाबी का अपना तरीक़ेकार है एक्सप्रेशन का भी। आप ये देखें, लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन जीता है पंजाब में, हमने पूरा पैनल जो है स्वीप किया है। इसी तरह खामोश था जैसे 8 फरवरी को खामोश था, बट दे रिएक्टेड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। वो कह दी 804 का वोट था, वो मिला है। तो पंजाबी को आप मतलब बाकी सूबों के साथ कंपेयर ना करें कि अगर आप इस तरह रिएक्ट करते हैं तो वो भी आपकी तरह रिएक्ट करेंगे। हर सूबे के बंदों की अपनी अपनी तबीयत होती है और वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए खान के साथ आज भी खड़े हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, जेलें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं। वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब इसको ज्यादा स्टिर करने का कोई फायदा नहीं है। पार्टी भी लगी हुई है इसको ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करने पे इंशाल्लाह, और वो होंगे। देखे ना, कोई पंजाबी खान छड़ के तो नहीं गया ना ये 8 फरवरी के बाद, या जिन्होंने भागना दौड़ना था, ट्वीटा कर रही सन ते दौड़ गए या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, या बाद में तो चले गए सी 9 मई के सजे खबे सारे गायब हो गए सी। उसके बाद जो बंदे चल के 8 फरवरी तक आए, 8 फरवरी से यहाँ तक खड़े हैं, कोई छड़ के गया नहीं पंजाब पिछों सारे खड़े। एक और थ्योरी भी है कि 9 मई पे जो लोग गए हैं, उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको नहीं मोर्द इल्जाम ठहराना चाहिए क्योंकि बहुत प्रेशर था उस वक्त। देखें जी, प्रेशर तो यास्मीन राशिद पे भी है अभी तक। डिड शी डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? सेनेटर एजाज चौधरी पे भी है, डिड ही डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? Umar Sarfraz Chima almost got paralyzed. Did he tweet कि I'm leaving Khan in politics? I mean, जितने 80 साल दी बुढ़ी औरत जी ये कुर्बानी दे रही है, उसे कहना साढ़े ते प्रेशर के देते रही थी, साढ़े ते नहीं थी। कोई रूपोश हो गया, कोई जेलों में चला गया, प्रेशर जो रूपोश हुए उनके प्रेशर खत्म हो गए थे, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनके बच्चे घर से बेकार हो गए, वो अपने उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनके कारोबार, उन पे प्रेशर नहीं था। इन लोगों पर प्रेशर होगा प्रेशर। मैं किसी प्रेशर से नहीं करता। सुन तो देखें What your family went through, your father, your kids, लेकिन फवाद चौधरी आप इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं आपने खैबर पख्तूनख्वा मूव हो गए आप। नहीं, मैं क्यों मूव होऊंगा? मैं डेरे डपाटे वाला आदमी हूँ।
यार कोई अपनी हैसियत में रह के बात करे तो अच्छा है। मैं डेरे वाला आदमी हूँ, मेरा अपना काम है, मेरा अपना घर बार है, और मैंने मियाँ वाली की सीट पे पीटीआई की लीड सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, और मेरी दूसरे नंबर की लीड है पीटीआई की पूरे पाकिस्तान में, झांकी सीट की, याद रखिएगा। लाखों वोटर है जो इमरान खान के नाम पे जो मेरे से मोहब्बत करता है वहां पे। तो अगर कोई ये कहे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर में मूव हो गया हूं, तो मेरे ख्याल में ऐसे स्टूपिड लोगों को सोचना चाहिए 4 दफा। उन लोगों के लिए आसान होता है जिनका पीछे घर का पाटा कोई ना हो। मेरा हल्का भी है, और आज से नहीं है, सुने सुने सुने, मैं 4-5वीं दफा एमएनए जो है वो इलेक्ट हो रहा हूँ। कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो जिंदगी में सिर्फ एक दफा मर के एक बारी, ना उस तो पहले तो ना उस तो बाद कभी इन्होंने पार्लियामेंट का मुंह देखा है। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। राइट, सो बार बार एक बात पे एतराज होता है दूसरी तरफ से भी कि खान साहब की रहाई का प्रॉपर कोई लाहे अमल बनाएं। डू यू थिंक कि इसका कोई फायदा होगा कि अगर आप लोग कुछ लाहे अमल करें? वो बंदे ना देखे मेरी, ये वो बंदे हैं ना जिनके अपने पल्ले है कुछ नहीं, जिनको खुद काम का पता नहीं है। ये जो 3 ग्रैंड मोबिलाइजेशन हुई हैं, जो इस वक्त 5780 बंदे गिरफ्तार हुए 26 को, जिसमें से 1300 अभी भी अटक जेल और अटक जेल में मौजूद है, अटक जेल में अलग है। जो लोग 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, आज तक सैकड़ों पर्चों में रोज अदालतों में जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये खान की रिहाई के लिए नहीं खड़े हुए थे? ये जो लोग इस किस्म की स्टूपिड बातें करते हैं, ये जो मोबिलाइजेशन हुई है, ये खान की रिहाई के लिए नहीं हुई तो और किस लिए हुई है? जाने तक तो लोग दे रहे हैं। अब आप वर्कर को क्या करना चाहते हैं? वर्कर अपनी फुल कैपेसिटी पे खड़ा है, खान के साथ लड़ रहा है। और दूसरी बात, एक और नया ड्रामा बीच में से निकल जाता है कि ओहदेदार और जिम्मेदार और एमएनए और एमपी नहीं थे, वो नहीं सीधे तुसी लेके गए सुनन। लीड करने वाला कौन था? गाड़ियां फराम करने वाला कौन था? पहुंचने वाला कौन था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर खान की रिहाई के लिए जाने तक दे चुका है, और जान तक देंगे, और बार बार निकलेंगे, बार बार एहतजाज करेंगे। ये हमारा पुरअमन आईनी हक है। ये जो बातों की कमाई खाने वाले हैं ना, इन्हें क्या गल्ला बंद करो तो बाहर निकलो। पहले अपना को करदार साबित करो, उसके बाद गल्ला करो। बातें करना, उंगलियां उठाना सबसे आसान काम होता है। ये नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा, तो ये तुसी कर रहे हो। केस पार्टी कर रही है, नहीं देखे ना, वकील पार्टी कर रही है, खान की सारे केसेस को फॉलो पार्टी कर रही है, सब कुछ पार्टी कर रही है, मोबिलाइजेशन पार्टी अरेंज कर रही है। ये आ जाते तुसी कौन खाम खा, ना लेना ना देना, ना आगे ना पीछे, कहानी सिर्फ पार्टी जो मुमकिन है, जो ह्यूमनली पॉसिबल है। हमारे वर्कर को सलाम है, एक दफा नहीं 1 करोड़ दफा सलाम है। हमारे जिम्मेदारान को, हमारे उहदेदारान को, सबको सलाम है। जब खान का हुक्म आता है, कैपेसिटी होती है नहीं होती है, फाइनेंसेस होते हैं नहीं होते हैं, केसेस 50 और होते हैं, वो 10 और के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार। ये जज्बा, ये वोटर वर्कर तो किसी पार्टी के पास है ही नहीं। केस आ जाते हैं कहानियां सुनाने के लिए, ऐसे ही मुंह उठा के, ना लेना था, नहीं देना, आगे ना पता, ना पीछे ना पता। चलिए, आपने डिटेल्ड उनको आंसर कर दिया है, बट थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक़ कर दी है। अदालत ने मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म भी दे दिया है। सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत की। पुलिस ने मुल्ज़िमान अरमगान और शराज को पेश किया। मुल्ज़िम अरमगान की जानिब से आबिद जमान एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करवा दिया। दौरान समाअत क्या क्या हुआ, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि मुझे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा, 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका हूँ, मुझे पुलिस रिमांड पर ना दिया जाए। पुलिस वाले मुझ पर हंसते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, 10 दिन बाथरूम ना जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। इस मौके पर सरकारी वकील की जानिब से मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा की गई। मुल्ज़िमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुल्ज़िमान ने लड़की पर तशद्दुद किया है, लड़की को तलाश कर लिया है, आज बयान रिकॉर्ड करना है, गवाहान के 164 के बयानात कलमबंद कराए हैं। मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि मुल्ज़िमान या गवाहान के बयानात कलमबंद करने से पहले ही इसको नोटिस किया जाए। 4 घंटे पुलिस का मुकाबला चला। वालिदा ने अरमगान को सरेंडर कराया है, इनका बयान भी कलमबंद कराया जाए, अरमगान का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि लड़की का DNA कराना है। सरकारी वकील ने कहा कि पूरे मुल्क में सनसनी फैली हुई है, मुल्ज़िमान से मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात स्मगलिंग की तहकीकात करनी है। मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं कर रहा। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। मुल्ज़िम अरमगान के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम अगर 164 से इनकार करता है तो फिर जेल कस्टडी कर दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि जब मुल्जिम इतराफ़ी बयान देता है तो जेल कस्टडी होता है। जिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है वो भी कानूनी तकाज़े जानता है। अदालत ने कमरा अदालत में मुल्जिम अरमगान को वालिदैन और फिर वकला से मुलाकात की इजाज़त दे दी। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्जिम को वालिदैन से मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई शोर शराबा हुआ तो फौरी आगाह किया जाए। अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में भी 5 दिन की तौसीक़ कर दी। मुल्जिमान का मेडिकल चेकअप करने का भी हुक्म दिया। नौए समात पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की फर्द गिरफ्तारी और असला बरामदगी की रिपोर्ट है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई। इस रिपोर्ट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए मुल्जिम अरमगान के घर पर छापा मारा गया था। पुलिस डिफेंस में वाक़े मुल्जिम के बंगले पर पहुंची तो अंदर मौजूद शख्स ने दरवाज़ा नहीं खोला। सरकारी मोबाइल की टक्कर से गेट खोला गया और पुलिस बंगले में दाखिल हुई। मुल्जिम ने ऊपर की मंजिल से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से जदीद असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिम की फायरिंग से DSP एहसन जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी भी हो गए। मुल्जिम को बुलंद आवाज़ में सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुल्जिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार किया। मुल्जिम से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। कल हमने इस केस की तहकीकात के हवाले से अपने रिपोर्टर बाबर सलीम से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें ये लग रहा है कि पुलिस की तहकीकात बहुत स्लो हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त आमिर मुस्तफ़ा के वालिद आमिर शुजा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपसे मेरी अभी पहले भी बात हुई है, उस वक्त आपने ये कहा था कि आपको लग रहा है कि तफ्तीश ठीक ही सिमत में जारी है। आज आपने अदालत की कार्रवाई भी देखी। मुल्जिम के हवाले से बताया गया कि वो बड़ा शातिर है। हमें हमारे रिपोर्टर बताए थे कि वो 3-4 दफ़ा बेहोश होने की भी गालिबन एक्टिंग करते हैं। सो आपको लग रहा है कि ये जो इतना शातिर मुल्जिम है दूसरी तरफ, तो पुलिस कामयाब होगी उन्हें सेंटेंस करने में अदालत के थ्रू? देखिए, इस वक्त जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो IO इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो जितने भी शवाहिद अगर IO को मिल रहे हैं तो ये बेहोश होगा या जो होगा, हमें तो शवाहिद के ऊपर जाना है। जो शवाहिद है, मुस्तफ़ा का ब्लड मिलना माँ से, उसका DNA उसकी माँ से मैच करना, मुस्तफ़ा को तशद्दुद करके गाड़ी में डालना, गाड़ी में ले जाकर उस इलाके के अंदर बलूचिस्तान में जाके आग जला देना। तो मुझे ये बताइए कि वो बच्चा ऑटो पे तो गया नहीं था कि ऑटो पायलट के ऊपर उसको भेज दिया गया। वो ये लोग खुद लेकर गए ना, शराज भी लेकर गया है और ये भी लेकर गए दोनों। और तीसरा मुस्तफ़ा था उस घर के अंदर, और तो कोई मौजूद नहीं था। घर भी अरमगान का, वो शराज साथ। तो इन्होंने अगर तशद्दुद किया और उसको वहाँ बलूचिस्तान ले गए और 1.5 महीने तक ये खुद गायब रहे। 6 तारीख को ये वाक़या करने के बाद 1 से 1.5 महीने ये स्कर्दू में रहे दोनों। तो मुझे बताएं कि वहाँ से स्कर्दू से वापस आके ये तो अपना, मुझे लगता है जैसे वाइंड अप कर रहे थे और उस वक्त पुलिस ने रेड किया और ये पकड़े गए। नहीं तो ये तो कभी भी पकड़े नहीं जाते। तो शवाहिद तो जा रहे हैं उनके खिलाफ, और तो मेरे ख्याल से कोई शवाहिद नहीं है। मेरे लिए तो ऊपर से कोई फरिश्ता ही उतरेगा और इनको सेंटेंस कराएगा कि अदरवाइज मेरी तो कोशिश पूरी, मेरी तो रिक्वेस्ट है जुडिशरी से भी, और कि इस केस को मतलब बहुत बारीकी से देखें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। शराज का आपने जिक्र किया, शराज से पहले से वाकफियत थी क्या? उसका भी नहीं पता था ना। मेरी अरमगान से कभी वाकफियत थी, इसके बच्चे के जितने भी दोस्त थे, ना शराज से कभी थी। शराज तो एकदम से मेरे आया है ये सामने जब अरमगान ने इसका डिस्क्लोज किया, राइट। और फिर जाहिर है शराज ने सारी हकीकत बताई है। आपके पास फ़ोन नहीं है, गालिबन अभी तक नहीं मिल सका है मुस्तफ़ा आमिर का फ़ोन। अगर थोड़ा सा आगे चले, सरदार लतीफ़ खोसा आपके घर आए और आपसे मुलाकात की। उनकी मुलाकात, आप उनको एज लीगल काउंसिल हायर कर रहे हैं या वो वैसे आए थे, क्या वजह थी? नहीं, देखें, वो रिजवान नियाज़ी साहब आए थे, उनके साथ आए थे। रिजवान नियाज़ी साहब कस्टम्स के अंदर होते हैं, इंपोर्ट क्लियरिंग करते हैं इंपोर्ट्स के। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो आना चाह रहे हैं और कंडोलेंस के लिए आना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम आए। वो एक कंडोलेंस के लिए आए थे और दैट्स इट। और उन्होंने ये कहा कि जी मैं बिल्कुल इनके वकील के साथ असिस्ट भी करूँगा। ये उनका, देखें, मेरे पास तो अभी उनके अलावा कोई आया नहीं है, कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं आई है अभी तक
किसी ने अगर मुझसे कोई अफसोस किया हो या कोई मॉरल सपोर्ट दिया हो, कोई गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं आई है। ये बात आपने पहले भी कही, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगरचे कुछ जगहों पे रिपोर्ट हुआ है कि शायद वज़ीर आला हाउस में आज ये डिस्कस हुआ है और उसकी मज़ीद डिटेल्स अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन यकीनन आना चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब का मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि एक तो वो बड़े अच्छे वकील भी हैं, लेकिन आपको याद होगा शाहरुख जतोई एक केस था शाहज़ेब खान का मर्डर का, उसमें वो शाहरुख जतोई के वकील थे और उन्होंने वो केस जीत भी लिया था। सो इसलिए बस एक क्वेश्चन मेरा था कि उन्होंने कोई आपको इस हवाले से कुछ कहा कि शायद मामला किस तरह से सुलझाएँ? नहीं, उन्होंने मुझे गाइड किया, बिल्कुल किया, और कहा कि आपके जो भी वकील हैं तो आप मेरी उनसे वकील से भी मैं आपसे आपकी बात करूंगा बिल्कुल। और ये वकला तो आपस में दोस्त भी होते हैं और वो कोलीग्स भी होते हैं, तो मेरे वकील ऑलरेडी इस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, आपके वकील ने क्या कहा है आपको कि कहाँ पर बेहतर हो सकती है मामलात, या उनको लगता है कि एक मजबूत केस है? देखिए, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द चालान। ठीक, चालान के अंदर एक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ट्रायल शुरू होगा तो चालान ही एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो सारी इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर आएगी, एंड देन वी विल डिसाइड, और जहाँ मेरे लॉयर डिसाइड करेंगे। आज आपने देखा कि पुलिस ने भी ये कहा, इस मुल्जिम के हवाले से भी कहा, शातिर है, मैं आपको कुछ और डिटेल्स बता देती हूँ कि खाने पे वो अपनी फरमाइशें करता है बंदा कि मुझे फ़लाने रेस्टोरेंट से खाना ला के दें, वहाँ से ला के दें। उसको पता है अकॉर्डिंग टू आवर क्राइम रिपोर्टर कि किस तरीके से सिस्टम को डॉज करना है, अदालत में क्या कहना है, बाहर क्या कहना है। सो ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक सख्त किस्म के क्रिमिनल से आपका सामना है इस वक्त। सो आपको इस हवाले से कोई आपके खदशात हैं कि यू विल बी एबल टू डील विद हिम? देखें, अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है। दुरुस्त। अल्लाह, जब मौला ने देखें, आप ये देखिए कि 200 किलोमीटर दूर एक गाड़ी जाती है और गाड़ी जाके झाड़ियों में जलाई जाती है बॉडी समेत, और ये दोनों लड़के 1 महीने गायब हो जाते हैं। तो अल्लाह की लाकी मेरा सिर्फ ये सवाल है कि उसको वहाँ कौन लेकर गया है? ये मुस्तफ़ा को लेकर गया ना, तो अल्लाह की लाकी बेआवाज़ थी जिन्होंने मुस्तफ़ा ने ही इसको शायद पकड़वाया है। यही ये कि उसका जो नाहक खून था उसी ने ये इसको पकड़वाया और आज ये अंदर है। राइट, ये तो बिल्कुल हमारे से हम जी आप ठीक कह रहे हैं कि ये किसी ने अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक खदशे का और भी इज़हार किया जा रहा है कि जो कुछ लोग हैं, जैसे आपकी मुस्तफ़ा आमिर की जो मदर हैं, उन्होंने भी हमें कहा कि वो लड़की जिसका वो बार बार बताई थी, वो जब मुल्क से बाहर गई तो फिर उसके पर एक्शन हुआ कि मेन किरदार मुल्क से बाहर है, उनसे रब्ता हो सकता है या इसकी कोई कोशिश की जा सकती है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी राइट और लेफ्ट नहीं सोच रहा हूँ इस वक्त कि कौन लड़की बाहर गई है, कौन लड़की किधर है। ऑब्वियसली वो हमारे ऑन बोर्ड है कि हमें पता है कि उस लड़की का क्या रोल होगा, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ जो मेरी कंसंट्रेशन है वो अरमगान और शिराज पर है। देन वी विल सी कि व्हाट वी हैव टू डू। राइट, अरमगान के वालिद आए चैनल पे, या शिराज की फैमिली, इन लोगों ने आपको रब्ता करने की कोशिश तो नहीं की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये कोशिश भी ना करें किसी भी किस्म का राब्ते का। राइट, एक और बात कही जा रही है आमिर शुजा साहब, अगर उसको क्लैरिफाई कर दें। कल भी हमारे रिपोर्टर ने ये मेंशन किया और जगह पे भी कि मुस्तफ़ा आमिर पर 2024 में मंशियात फ़रोख्त का एक मुकदमा हुआ था और उनकी ज़मानत भी करवाई गई थी, ये बात सही है? देखे, वो एक कन्विक्शन हुई थी, एलिगेशन लगाई थी, कन्विक्शन नहीं हुई है उस केस में, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई है। और वो भी तैमूर नाम का बंदा था जिसके नाम का वो पार्सल था, तो वो केस चल रहा है, अंदर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जी वो केस चल रहा है, लेकिन अब आकर तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे वकील ने सारे डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट भी दे दी है कि वो केस नल एंड वॉइड हो चुका है अब। क्योंकि वो उसकी वो एलिगेशन लगाई थी, कन्विक्शन नहीं हुई थी, कन्विक्शन हुई थी, सॉरी, एलिगेशन नहीं लगी थी अभी तक। आप कह रहे हैं कि कन्विक्शन हो गई थी, एलिगेशन नहीं लगी थी अभी तक? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने गलत कह दिया कि कोई एलिगेशन, ये सब एलिगेशन है, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई, लेकिन जमानत हुई थी। जी,
आप लोगों ने ही करवाई थी? जमानत बिल्कुल हुई थी। तो वो क्या, किसने इल्जाम लगाया था? देखिए, ये एक पार्सल लाहौर भेज रहे थे, तैमूर नाम का कोई बंदा था, ये पार्सल कलेक्ट करने गया है, तो इसको ANF ने उस डाउट के अंदर लिया था। उस FIR में इसका कोई नाम भी नहीं था। ओके, ये कब की बात है? 2000 किस ईयर की? 2000 जनवरी की, जनवरी। ओके, जनवरी 2020। सो आपको उस वक्त कोई, वैसे सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, जस्ट कि उस वक्त कहीं कनेक्शन हो, उस वक्त कोई आपने पता करने की कोशिश की थी कि क्या मामला है, या आपको लगा कि ये बिल्कुल एक एलिगेशन है? नहीं, मैंने बिल्कुल बेटे से ही पता करने की कोशिश की थी। मैं मिला भी था इससे कि क्या ये मामला है। उसने कहा बाबा मैंने सिर्फ ये पार्सल भेजा है, मुझे नहीं मालूम। मैं तैमूर नाम के किसी बंदे को लाहौर के अंदर किसी भेजना था, मैं गया हूँ और मैं वापस फिर दोबारा उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं दोबारा गया हूँ। तो देखिए, अगर एक बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है, वो एक जगह से पार्सल भेजेगा तो वो पागल नहीं है कि दोबारा उसी जगह पर जाएगा पार्सल के लिए, उसे कॉल की जाएगी। तो उस तैमूर का आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि कौन था तैमूर? एक्चुअली वो मुजम्मिल जो SHO ANF हैं वो वहाँ कर रहे थे, अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि IOs बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नॉर्मली कभी डिस्कस करते नहीं है बहुत सी चीज़ें। राइट। सो अब गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने कहा था ये कि मैं भूख हड़ताल ना करनी पड़ जाए। आपकी वाइफ का भी मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा कि मैं खड़ी होंगी, मैं अपने आप को जला लूँगी। सो ये आपको क्या लग रहा है कि सिस्टम जो है उसमें आपको इस किस्म की मायूसी होना शुरू हो गई है? जी, बहुत सी एग्जांपल्स हैं पीछे। जी बिल्कुल, इसी मुल्क के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और आप लोगों ने किसी ने भी वो तकलीफ उसकी नहीं देखी है जिस तरीके से मेरे बेटे को इन्होंने शहीद किया। मैंने खाने में जाके उसकी बॉडी देखी है, एक बाप ने देखी है, मैं उसका बाप हूँ, मुझे पता है वो किस तकलीफ से गुजरा है। तो आई विल नॉट स्पेयर देम। मेरा अल्लाह पे तवक्कल है और पूरा तवक्कल है। अब हम सब चाहते हैं कि जस्टिस मिले मुस्तफ़ा आमिर को फॉर श्योर। बट लास्ट क्वेश्चन टू यू कि ये प्रेशर ज़रूर डाला जाता है, मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स देखी हैं, केसेस कवर किए हैं, प्रेशर ज़रूर आता है, तो आप उसके लिए तैयार हैं? प्रेशर डाला जाएगा आप पे अगर अब तक नहीं डाला गया? आई एम प्रिपेयर्ड and I will handle that pressure, इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। भारतीय जारियत पर मबनी जाली ड्रामे का पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिए जाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट को आज पूरे 6 वर्ष मुकम्मल हो गए हैं। 6 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था और साथ ही साथ अपनी फिजाई बर्तरी भी साबित कर दी थी। इस दिन को सरप्राइज डे के नाम से आज भी पूरी कौम याद करती है। 27 फरवरी 2019 के दिन पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। दुश्मन भी वो जो कि बहुत ज़्यादा आप समझें कि घमंडी है। इस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट्स हैव अ रिकैप। हुआ यह था कि भारत की जानिब से 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक नाकाम कोशिश की गई थी। भारत ने इस नाकाम कोशिश को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इसका भांडा पूरी दुनिया के सामने फोड़ दिया। पाकिस्तान ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की जगह पर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को ले जाकर दिखाया कि भारतीय दावे की हकीकत क्या है। हकीकत बेनकाब होने पर 27 फरवरी को भारतीय फौज ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाक फ़ज़ाइया ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सिर्फ भारत के 2 जंगी तैयारे न सिर्फ मार गिराए बल्कि उनके एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके मनाजिर आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, पूरी दुनिया उसको देखती है। भारत ने पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का एक बेबुनियाद दावा किया, झूठ बोला। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, माहिरीन और ख़ुद भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की शुजाअत की गवाही आज भी कराची के पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम में महफूज है। म्यूज़ियम में अभी नंदन की वर्दी, उनकी तबाहशुदा भारतीय तैयारे की बाकियात और वो चाय का कप, आपको याद होगा वो जो फैंटास्टिक टी थी, उस चाय का कप आज भी वहाँ पर एज मेमोरियल्स रखा हुआ है। 27 फरवरी का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख पर सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। उस दिन एक बहादुर कौम की बहादुर फौज ने दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे।
हमने 2 साल कबल इस दिन के मौके पर आज़ाद कश्मीर की इस जगह का दौरा किया था जहां भारतीय तैयारा गिर कर तबाह हुआ था। वहां के लोगों के जज्बात देखने वाले थे। ये एक ऐसी कहानी है जो रहती दुनिया तक की याद रहेगी। जरा देखिए लोग क्या कह रहे थे। What an unbelievable day. Proud of Pakistan Air Force, proud of Pakistan Armed Forces. यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है। मार्शल आसिम सुलेमान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या याद करते हैं आप उस दिन के हवाले से, इन पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल दुनिया को पैगाम मिला, जो भारत का झूठ पकड़ा गया? हाउ डू यू लुक एट दैट? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली तो बात यह है कि 6 साल हो गए हैं और इसकी कुछ हम मेमोरीज रिवाइव करते हैं, और उसके अंदर ये है कि ये एक नेशनल और मिलिट्री रिस्पांस थी जिसके अंदर बेसिक रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स को दी गई कि वो रिस्पॉन्ड करें, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ी खुश उसलूबी से रिस्पॉन्ड किया। एक बुज़दिलाना अटैक जो कि इंडियन एयरफोर्स ने हम पे किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक ताबड़तोड़ किस्म का उनके ऊपर हमला किया, जिसके अंदर हमने एक 24 जहाज़ों की फॉर्मेशन भेजी 27 तारीख को, और उन्होंने डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। और जस्ट टू कीप दी एस्केलेशन लेटर डाउन, उन्होंने टारगेट्स को नहीं तबाह किया और टारगेट्स की नियर विसिनिटी के अंदर बॉम्ब्स जो ऑफसेट करके मारे, ताकि यह है कि एस्केलेशन लेडर के ऊपर चीज़ ऊपर ना जाए। और इसके रिज़ल्ट के अंदर एक तो ये मैसेज उनको दिया गया अक्रॉस द बॉर्डर, और दूसरा एक जो मेन मैसेज था जो हमने उनके 2 जहाज़ गिराए कि अगर आप इस तरह की जारियत करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसमें भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी और भी जहाज़ गिराने की, बट चूँकि एस्केलेशन लेडर को एक मिनिमल लेवल पे रखना था, तो उसको रखते हुए ये सारी चीज़ें अचीव की गई। अब ये अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें कि ये जो वाक़या हुआ, इससे जो मेन चीज़ आती है वो ये थी कि इंडियन एयरफोर्स वाज नॉट प्लानिंग द मिशन वेरी वेल। उन्होंने ये जो है इसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, और उन खामियों के जवाब में भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मोदी साहब ने, कि ये देखें जी हमारे पास रफाइल होता तो हम ये कर देते। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था कि यही एग्जैक्टली एक तो भारत को समझ नहीं आता कि कहें क्या पे। उन्होंने कहा कि जी अंगूर खट्टे थे, यानी हमारे जहाज नहीं सही थे। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की कि हम तैयारी हासिल करें, रफाइल तैयारी उन्होंने लिए। अब जो हमारे पास उसके मुकाबले के लिए J-10C हैं, तो क्या कंपैरिजन है उनका? देखें जी, जिस वक्त 27 फरवरी 2019 हुआ, तो उस वक्त हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी ये होती है कि आपका रेडार दुश्मन को पहले देखेगा, फिर आपके पास इतनी कैपेबल मिसाइल होने चाहिए कि वो जब आपका रेडार आपको बताता है कि इतनी दूर है आपका टारगेट, आप अपने मिसाइल जो हैं उस पर दाग देते हैं। अब उस वक्त जो हमारे पास कैपेबिलिटी थी वो फर्स्ट शूट थी कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी थी कि हम उनको पहले पिक भी करें, हम उनको पहले शूट भी करें। तो जब राफेल जहाज़ आए इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स में, तो उनके पास जो थी हमारे से फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी उनके पास चली गई कि उनको हमारे पे एडवांटेज हो गया कोई 30-35 किलोमीटर्स का। लेकिन जब हमने अपने J-10 इंडक्ट किए तो हमारे पास दोबारा से वो एडवांटेज आ गया कि हमारे रेडार की भी रेंज भी अच्छी थी, हमारे मिसाइल्स की भी रेंज अच्छी थी, और अब हमें फिर उनसे 20-25-30 किलोमीटर की जो थी एडवांटेज मिल गई, और हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई। अब हमारे पास जो इस वक्त एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे जो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, और फिर जो हमारे प्रेजेंट एयर चीफ हैं, इन्होंने एक फास्ट ट्रैक के ऊपर J-10C जहाज़ों को इंडक्ट करवाया, जिसके अंदर हमारे पास PL-15 मिसाइल्स की कैपेबिलिटी थी, जिसकी वजह से हमने फौकियत हासिल की इंडियन एयरफोर्स के मिसाइल्स। तो अब अगर हम थोड़ा सा अभी के मामले पर आ जाएं, F-35 के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बहुत महंगा प्लेन है, कीमत 80 से 110 मिलियन डॉलर्स है। दूसरा ये कि इसकी 1 घंटे की परवाज़ 36 से 40,000 डॉलर्स की है। सो क्या ये अमेरिका की जानिब से भारत के लिए कोई ट्रैप तो नहीं है? इसको कैसे मेंटेन करेंगे?
ये जी क्रिटिसिज्म तो भारत में ही हो रहा है उनके खिलाफ कि ये हम सफ़ेद हाथी के पीछे भाग रहे हैं, और कभी भी ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी F-35 इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, क्योंकि जितने उनके एनालिस्ट वगैरह हैं वो इसी के ऊपर इनकाद करने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा जो इंडिजिनस इंडक्शन होगी, MRCA जो है और वो एम का जो उनका जो जहाज़ है उसके लिए जो इनके लिए अपनी इन्वेंट्री को इनको बीफ अप करना है, उसके लिए हमें जो है एक सस्ता जहाज़ लेना चाहिए और एक हमें जो खुद इंडिजिनस प्रोडक्शन करनी है वो जो है वो हमें अपने ही मेड इन इंडिया जो उनका एक नारा है वो उसी के ऊपर स्टिक करना चाहिए। और इससे इनका जो ये फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है या प्लान है प्रोजेक्ट का, मेरा ख्याल है वो भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। राइट। तो आपने 2 साल पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था कि JF-17 की नई जनरेशन बनाने जा रहे हैं, कोई अपडेट आप इस पे हमें दे सकते हैं? देखिए, अगर तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि जी जो हम अपना जहाज़ अपग्रेड कर रहे हैं तो वो तो ब्लॉक 3 है, वो तो आ गया। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो है रफ़ेल को भी डायरेक्टली उसी तरह ही चैलेंज करता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एवियोनिक्स एंड इट्स वेपनरी, तो ये तो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है JF-17 के अंदर भी। अब अगर आप हमारी नया जहाज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो उस वक्त हमारा ये जो जहाज़ था अभी वॉज नॉट ऑन द ड्राइंग बोर्ड एक्चुअली। अभी ये जो है ये अब आया है नेस्टेप के अंदर, कामरा के अंदर, और ये ड्राइंग बोर्ड पे, जिससे मैंने आपसे कहा कि ड्राइंग बोर्ड पे भी अपना आधा मरहला जो है तय कर चुका हुआ है, और ये जो है जहाज़ 5 साल तक इंशाल्लाह ताला बन जाना चाहिए कि इट शुड बी फ्लाइंग अराउंड 4.5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल तक इसकी जो है जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सर्विस के लिए वो हो जानी चाहिए। और ये भी हमारी एयरफोर्स ने यकीनन बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्ले किया 2019 में, माशाल्लाह हमेशा अपनी बढ़तरी दिखाई है। क्या डेटरेंस हो गई है भारत को, या ख़तरा अभी भी मौजूद है पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में? देखिए जी, ख़तरा तो हमेशा रहता है फॉर द रीज़न बीइंग कि इंडियन एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन है कि जी नो पीस and they actually want us to be in a condition that there is no war and no peace। और नो वॉर नो पीस के अंदर यही होता है कि जी आपके ऊपर एक तलवार उनकी लटकती रहे कि जी हम पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है, बिकॉज आपकी ये कैपेबिलिटी हो जाती है कि आप अपने बेसिस पे रहते हुए आप किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं, तो दैट सरप्राइज इज़ ऑलवेज देयर। तो जिस तरह भी हमारे हालात वगैरह ख़राब होते हैं या कोई कशीदगी पैदा होती है हम दोनों ममालिक के दरमियान, तो ये एक एडवांटेज है एयर में कि आप एयर फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह के आजकल भी अगर आप दुनिया में देखें तो एयर फोर्सेस का इस्तेमाल इसी तरह ही होता है शॉर्ट नोटिस के ऊपर। राइट। माशाल्लाह सुलेमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन वो दिन था जिस दिन फैंटास्टिक थी को वाकई बहुत इन्जॉय किया था पूरे पाकिस्तान ने, लेकिन इन्जॉयमेंट का वर्ड तो मैंने इस्तेमाल कर लिया है, असल में तो ये बड़े ख़तरनाक मामला होते हैं, इसलिए हमें कॉशन भी ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर यकीनन शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें उस दिन सुरखरू किया था। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।